अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कंवल। आज जिस मौजू पर हम बात करने जाएंगे वो है फाटा के हवाले से। और फाटा का खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम होगा और फाटा इस्लाहात कमेटी ने वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाके फाटा को सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जम करने के लिए सियासी, इंतजामी, अदालती और सिक्योरिटी इस्लाहात समेत तामीर नौ और बहाली प्रोग्राम की सिफारिशात जो है वो पेश कर दी हैं। इन सिफारिशात में जो पॉइंट्स ज़ेर बहस होंगे वो होंगे कि तामीर नौ और बहाली का काम किया जाएगा, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को फरोग दिया जाएगा, बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएंगे जब तामीराती मरहला मुकम्मल हो जाएगा। कानूनी इस्लाहात का करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तादाद में भी इजाफा होगा। साथ साथ जायदाद की खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। ये सिफारिशात पेश की गई हैं कमेटी की जानिब से। और आपको ये भी बताते चले कि फाटा एक ऐसा इलाका है जो कि 30 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, जो कि अपने हुकूक से भी महरूम रहा है और वहां पर दहशतगर्दों ने भी आवाम को यरगमाल बनाकर रखा और ना ही लोगों के लिए वहां पर प्रॉपर स्कूल्स हैं, ना ही अस्पताल है, ना ही प्रॉपर उनके लिए सहूलियात मैसर हैं, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फाटा के मसाइल क्या है और साथ साथ इस कमेटी की सिफारिशात क्या हैं और ये सारा मामला क्या है, इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों का तारुफ भी आपसे कराएंगे आफ्टर दिस रिपोर्ट। कौमी असम्बली इजलास में फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंजाम से मुतल्लिक आईनी तरमीम बिल पेश कर दिए गए। फाटा अरकान ने इसे मुस्तरद करते हुए कहा कि इसमें फाटा अरकान की सिफारिशात शामिल नहीं की गयी। मौलाना फजलुर रहमान ने इस बिल पर रेफरेंडम का मुतालबा कर दिया। इजलास के दौरान मौलाना फजलुर रहमान और फाटा के रुकन शाहजी गुल अफरीदी में तल्ख कलामी भी हुई। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मौलाना को अपनी हुकूमत ने एतमाद में नहीं लिया तो वो अपना मौकिफ वाजे करें और हुकूमत से अलहदा हो जाएं। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का कहना था कि हुकूमत ने आईनी बिल सिर्फ बजट में फाटा अरकान की हमायत हासिल करने के लिए पेश किया है। वजीर कानून जाहिद हामिद ने ये बिल सफरान की कायमा कमेटी में भिजवाने की सिफारिश की। स्पीकर अयाज सादिक ने फाटा अरकान को कमेटी में मदऊ कर लिया। रिपोर्ट आपने देखी है। आपको ये भी बताते चलें कि तहरीक इंसाफ इस्लाहात और फाटा को केपीके में जम करने की हिमायत करती है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी स्टेटमेंट दिया और इमरान खान साहब ने भी इस बात की हिमायत की है कि फाटा को खैबर पख्तूनख्वा के साथ जम कर देना चाहिए। बहर हमारे जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराते चले। मुझे ज्वाइन करे हैं डायरेक्टर नॉर्थ 24 न्यूज़ के फारूक फैसल साहब, उन्हें प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। साथ साथ एनालिस्ट हैं लतीफ चौधरी साहब, वो भी आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू होंगे। सबसे पहले फारूक फैसल साहब आपकी जानिब बढ़ना चाहूंगी। ये जो सिफारिशात पेश की गई हैं और ये जो इस वक्त सिलसिला शुरू हुआ है एक बार फिर के फाटा को खैबर पख्तूनख्वा के साथ जम कर देना चाहिए, आप तमाम सिफारिशात को कैसे देख रहे हैं और अब आगे क्या होगा आपकी नजर में? देखिए रमशा, पहले तो ये सारा समझने की ज़रूरत है कि फ़ाटा है क्या और जिन कवानीन में तरमीम की जा रही है वो कवानीन क्या हैं। ये तरमीम की जा रही हैं FCR में, और ये कानून जो है ये आज का नहीं बना और ना ये 30 साल पहले का बना। ये 150 साल कबल 1877 में अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत ने नाफज किया था, जब वो बर्रे सगीर पर अपना तसल्लुत जमा रहे थे। ये कबायली इलाका जात थे जो उस वक़्त के सूबा सरहद तो बाद में उसका नाम रखा गया था, जो अफ़गानिस्तान और भारत या उस वक्त हिंदुस्तान आप कह लें कि हिंदुस्तान के दरमियानी एक सरहद जो कबायली इलाका जात थे, इनको अपने काबू में रखने के लिए उस दौर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कवानीन बनाए थे FCR। और ये कवानीन ये थे कि जिसमें उस इलाके में रहने वाले लोगों को कोई बुनियादी इंसानी हकूक़ हासिल नहीं थे, ना वो कोई दलील दे सकते थे, ना वो कोई अपील कर सकते थे, ना उनके लिए कोई अदालत थी। ब्रिटिश राज ने अपने नामजद वहाँ पर जरगे बनाए जो लोगों को सजाएं दिया करते थे और पॉलिटिकल एजेंट्स का सिस्टम नाफज किया। होता क्या था कि अगर किसी को सजा दी जाती है जो ब्रिटिश निज़ाम के तहत या ब्रिटिश राज के खिलाफ जो जाता था, तो एक शख्स की सजा जो है वो पूरी कौम को भी दी जा सकती थी और पूरे घराने को भी दी जा सकती थी। 150 साल गुजर गया, 1947 में पाकिस्तान का क़याम मार्ज़ वजूद में आ गया, लेकिन FCR का कानून वहीं का वहीं पर मौजूद रहा। इस दौरान 70 साल के दौरान आने वाली तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो आर्मी की हुकूमत थी या कोई सियासी हुकूमत थी, उन्होंने इन कवानीन को वैसे का वैसा ही रखा। अब गुज़श्ता 10-20 साल से जो हालात वहाँ पे ख़राब हुए और ये इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी काम कर रही थी, सियासी जमातें भी काम कर रही थी, और ये मुसलसल ये मुतालबा 70 साल से आ रहा था कि जब मुल्क आज़ाद हो गया है तो फिर तमाम कवानीन जो है वो पूरे मुल्क में लागू होने चाहिए। इस FCR के कानून के तहत इवन पार्लियामेंट का एक्ट जो था वो पूरे पाकिस्तान पर तो लागू होता था, लेकिन वहाँ पर फाटा के एरियाज़ में लागू नहीं हो सकता था। ये तमाम एक तवील जद्दोजहद है, सियासी जद्दोजहद, सियासी पार्टियों की जद्दोजहद है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की जद्दोजहद है। सबसे पहले जो फाटा की इस्लाहात जो
मुतारफ़ करवाई गई थी वो 2011 में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जो है वो इब्तदाई तौर पर ये सिफारिशात की थी। अब जब ये FCR का कानून ख़त्म किया जा रहा है तो ये आइनी तरमीम आ रही है जिसके तहत जो है फाटा के जो कबायली इलाका जात है उन पर भी वही कवानीन लागू होंगे जो पाकिस्तान में कवानीन लागू होते हैं, और वही जुडिशल सिस्टम जो है जो एक पाकिस्तान आईने पाकिस्तान जो एक आम शहरी को जो एक हक देता है वही तमाम हकूक जो है फाटा के लोगों को भी मिलेंगे। ये तो है इसका बैकग्राउंड। अब बात आ जाती है कि जो अब इन्होंने मुतारफ़ करवाया और उस वक्त सूरत हाल क्या है, तो सूरत हाल रमशा ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इस बिल की हमायत कर रही हैं और उनका किसी न किसी दौर पर यह मुतालबा रहा है। मासवाए जमीयत उलमा इस्लाम जो मौजूदा हुकूमत की हामी है उनका इख्तलाफ है, वो इख्तलाफ कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आइन में तरमीम करने की बजाय आप फाटा के अरकान से ये दरियाफ्त कर लें बराह रास्त कि वो अलग सूबा चाहते हैं या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जम होना चाहते हैं। और जो कराइन बता रहे हैं फाटा के अरकान असम्बली भी चाहते हैं और वहाँ की अक्सरियत भी ये चाहती है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में जम होंगे। तो ये है इसका सारा बैकग्राउंड। अच्छा, और ये जब सूबे में आ जाएगा फाटा तो जी आप कुछ कह रही थी। ठीक, अच्छा मैं इस पर भी बात करूंगी कि देखिए मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया है और ये बिल लाया जा रहा है, सिफारिशात की गई हैं, तो इस पर भी मैं आपसे बात करना चाहूंगी। लतीफ़ चौधरी साहब को पहले शामिल है गुफ्तगू। लतीफ़ चौधरी साहब, आपकी नज़र में आपको क्या लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा में जम करने से जो फाटा के मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे, और जो सिफारिशात पेश की गई हैं आपके नज़दीक आप उन्हें कहाँ रेट कर रहे हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि फाटा के जितने मुंतखब नुमाइंदे हैं स्वाय 2-4 एक आध होगा बीच में जो इसकी मुखालफत करेगा। इसके बाद जो खैबर पख्तूनख्वा की जितनी सियासी जमातें हैं, वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, वो तमाम के तमाम जो हैं वो चाहते हैं कि हम खैबर पख्तूनख्वा में जम हो जाएं। इसका एक तो फ़ायदा ये है जो अभी फ़ारूक फैसल बता रहे थे कि उसका तारीख़ी पस मंज़र या उसके FCR के कवानीन में तब्दीली, लेकिन जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे नज़र आता है कि उसका पाकिस्तान को जो फेडरेशन है उसको फ़ायदा होगा। जो ड्यूरल लाइन का जो प्रॉब्लम हमें पेश आ रहा है कि एक फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया की वजह से वो ख़त्म हो जाएगा। ज़ाहिर है जब एक सूबा होगा तो उसकी फिर सरहद भी तो बनानी पड़ेगी ना, तो जब एक पाकिस्तान के पास एक जवाज़ आ जाएगा अफ़गानिस्तान के साथ अपनी सरहद को महफूज करने का। जो लोग इस वक्त इस मामले में मुखालफत कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है कि वो अफगानिस्तान का खेल खेल रहे हैं। यहाँ पे जो अगर कहें आपके जी वो रेफरेंडम करा दें, जब एक आइन के अंदर ऑप्शन मौजूद है, आइन का आर्टिकल मौजूद है, आर्टिकल 247, उसके तहत एक हमारे प्रेसिडेंट को अख्तियार है कि वो अपना एक ऑर्डर के जरिए उसकी हैसियत को तब्दील कर सकता है। वो अगर मुनासिब समझे तो वो मुशावरत भी कर सकता है। मुशावरत भी हो गई, ये काम आज से तो नहीं शुरू हुआ, बहुत पहले से ये मामला हो रहा है, गुफ्तो शनीद हो रही है, उसके बाद जाके ये मसला हुआ है। और मेरा ख्याल है कि इसमें लेट नहीं करना चाहिए, इस मसले को जितना जल्द हो उसको कर दें। देखें मसला ये है कि जो फाटा के जो अवाम है उनका तमाम तर दारोमदार वो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ है। उनका कोई बीमार हो जाए, किसी ने हॉस्पिटल आना है, किसी ने पढ़ने के लिए आना है, अगर वो साउथ से है, साउथ वजीरिस्तान से है तो वो टांक और डेरा इस्माइल खां में आएंगे, अगर वो दूसरी साइड पे हैं तो वो पिशावर में, बन्नू में, कोहाट में आएंगे। तो लिहाजा अगर उसको अलग सूबा बनाने का जो मौलाना साहब या फजलुर रहमान साहब बात कर रहे हैं तो उसको फाटा को अलग सूबा बना के उसको इकनॉमिकली सर्वाइव करना बहुत मुश्किल काम है। खैबर पख्तूनख्वा के साथ वो इकनॉमिकली भी सर्वाइव हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पे लैंड इस्लाहात का होना बहुत ज़रूरी है, वो पूरे पाकिस्तान के लिए मिसाइल पैदा करता है। रिंशा आप देखें कि लाहौर से अगर कोई बंदा अगवा होता है तो वो पता चलता है कि जी वो इलाका गैर में चला गया, कराची से होता है तो इलाका गैर में चला गया। इस कबाहत को खत्म करना बहुत जरूरी है अगर हमने पाकिस्तान को बचाना है या आगे तरक्की देनी है। तो मेरा ख्याल है कि इसको लेट नहीं करना चाहिए, जितना जल्दी हो। जी जी बोले। बिल्कुल जल्दी करना चाहिए और फौरी तौर पर करना चाहिए। मज़ीद बात करूंगी, लेकिन फारूक फैसल साहब आपसे मैं जो बात करना चाह रही थी, एक तो लतीफ़ चौधरी साहब ने बात की कि अलग सूबा बनाने से मसाइल जो है वो हल नहीं होंगे, उसका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपका क्या इस पर पॉइंट ऑफ व्यू है कि आया अलग सूबा बनना चाहिए या नहीं, या इसको जम करने की आप हिमायत कर रहे हैं? और दूसरी जानिब ये कि फिर मौलाना फजल, पहले तो आप मेरी इस बात का जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद दूसरे सवाल करती हूँ ताकि ये चीज़ आवाम के लिए भी क्लियर हो जाए और आपका मौके भी सामने आए। फारूक साहब जी बिल्कुल जम होना चाहिए। अगर कबायली इलाका जात की अगर आप नक्शा अगर आपके सामने हो तो आप देखेंगे कि ये सारे कबायली इलाका जात जो है वो किसी एक इलाके के साथ नहीं है।
एजेंसीज है। पेशावर के साथ भी कबायली इलाका जात मुंसलिक है और टांक और डेरा इस्माइल खान के साथ भी मुंसलिक है, और ये काफ़ी वसी रकबे पर जो है अफगानिस्तान के साथ सरहद के साथ साथ तमाम जो है वो कबायली इलाका जाती हैं। इनका तमाम रोड नेटवर्क जो है वो केपी के सूबे के साथ मुंसलिक है, और इनकी तमाम कोई शहरी सहूलियात अगर इनको मैसर कभी खुदा ना खास्ता आ ही जाए बदकिस्मती से तो वो सारी खैबर पख्तूनख्वा में है। अगर एक अलग से नया सूबा बनाने की कोशिश की जाए, अगर वो आगाज़ किया जाए, तो उसके लिए पूरा एक सूबाई हुकूमत का जो ढांचा है वो खड़ा करना पड़ेगा। ना वो माशी तौर पर काबिल अमल है, ना इंतजामी तौर पर काबिल अमल है। बात कर लेते हैं। जी ठीक है। दोनों आप सीनियर लोगों से मेरा सवाल ये आपसे भी जानना चाहूंगी, लतीफ चौधरी साहब से भी, कि हमने अभी आपसे थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी, फारूक फैसल साहब आपने कहा कि देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब इसकी मुखालफत कर रहे हैं, बाकी सारी जमातें इसकी तायद कर रही हैं, कौमी असम्बली में भी डिस्कशन हुआ है और तहरीक इंसाफ ने तो खुलकर ये कह दिया है कि उसे दम होना चाहिए। अगर गुज़िश्ता साल नजर डालें तो नवाज शरीफ ने फाटा को जब खैबर पख्तूनख्वा में शामिल करने के लिए कमेटी कायम की थी तो इस कमेटी को यही टास्क दिया गया था कि कबायली रहनुमाओं से मुलाकात करें, और जिसमें कबायली और हुकूमती नुमाइंदों ने मिलकर मुस्तकबिल में फाटा में नई इस्लाहात लाने की कोशिश की थी, और बाकायदा जो रेफरेंडम करवाने की तजवीज़ दी जा रही है उसमें उनके स्टेक होल्डर्स, कबायली रहनुमा और कौमी सलामती के मुशीर भी शामिल होंगे। तो फिर इस चीज़ पर जो रेफरेंडम वाली बात आ रही है या तहफ़्फ़ुज़ात वाली बात आ रही है तो फिर नहीं होने चाहिए। लतीफ चौधरी साहब पहले आप जवाब दीजिएगा, फिर फारूक साहब की जानिब बढ़ेंगे। मैंने तो इस हवाले से बात की है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, एक तो जो मुझे लग रहा है बल्कि ये हकीकत बात है कि वो ये समझ रहे हैं कि अगर ये अलग सूबा बन जाता है तो JUI वहाँ से कामयाब होकर अपना वज़ीर आला ला सकती है, क्योंकि जो हालिया इलेक्शन में वहाँ पे उन्होंने 1-2 नशिस्तें जीत ली हैं। लेकिन और दूसरी बात जो दिलचस्प बात है कि अकेले फजलुर रहमान साहब नहीं है, एक महमूद खां अचकज़ई साहब हैं जिनका वहाँ पे एक काउंसलर नहीं, तंजीम ही नहीं उनकी पार्टी की, वो कह रहे हैं कि जी ये हम नहीं होने देंगे पख्तूनों के नाम पे। तो ये मामला ये है कि अगर आप रेफरेंडम की तरफ जाते हैं तो वहाँ से नए मसाइल पैदा होंगे, डिले होगा काम। पहले ही हम फंसे हुए हैं ड्यूरन लाइन पे अफगानिस्तान के साथ, वहाँ पे हम मसले को हल नहीं कर सकते। अभी हाल ही में चमन में जो वाक़या हुआ, बाबे दोस्ती बंद है, तो हमें अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लाइन करा लेना बहुत ज़रूरी है। इस मामले में यहाँ लैंड रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है ताकि दूसरे मुल्क का जो सरमायाकार है जो वो उसकी एक्सेस हो सके, वहां पे वो जमीन ले सके, वहां पे वो कारोबार कर सके। ये वो फजलुर रहमान साहब है, ये खेल को खराब कर रहे हैं। लतीफ चौधरी साहब मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा। अच्छा, आप ही कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इस गेम को खराब कर रहे हैं, तो मैं फारूक फैसल साहब से ये जानना चाहूंगी ब्रेक के बाद कि क्या रेफरेंडम की वजह से मामला डिले होंगे, और जिस तरह से लतीफ चौधरी साहब ये बात कहते हैं कि इसे जल्द अज जल्द कर देना चाहिए, इस काम को इसमें डिले नहीं करना चाहिए। अफगानिस्तान का भी इशू है हमारे साथ, उसको भी डिस्कस करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। खबर के साथ रहिए। खबर के साथ में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। जाने से पहले जिस तरह से हम गुफ्तगू कर रहे थे फारूक फैसल साहब से, मैं उसका जवाब लेना चाहूंगी। फारूक फैसल साहब, लतीफ चौधरी साहब ने भी ये बात की कि अगर रेफरेंडम करवाया जाता है, मामले को डिले किया जाता है तो वो मेरे नुकसानदेह होगा। एक तो इस सवाल का जवाब मैं लेना चाहूंगी कि आप भी यही समझते हैं, और दूसरी जानिब ये कि जो दहशतगर्दी का मसला है फाटा के अंदर और जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है उसे काबू करने के लिए सिर्फ एक यही सॉल्यूशन है, या इसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शंस हैं जिन पर गौर किया जा सकता है आपके नजदीक? देखिए, ये सारा मामला जो है मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कोई उन्होंने एतराज़ किया है या एहतजाज किया है या उन्होंने धमकी दी है, रेफरेंडम की तजवीज़ दी है, तो सोचने की ये बात है कि जब ये रिफॉर्म्स आएंगी और फाटा जो है वो केपी में जम हो जाएगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। देखिए, जब ये केपी में जम फाटा की कुल नशिस्तें जो है जो सूबाई असम्बली की हैं वो 18 का इजाफा हो जाएगा डायरेक्ट जो है। 4 ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें होंगी और 1 अक़लियत की। उनसे उनका कमेंट भी ले लेते हैं, उसके बाद आपकी जानिब दोबारा भी आऊंगी। रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब, आपकी राय क्या है कि फाटा की हवाले से जो बात की जा रही है खैबर पख्तूनख्वा में जम करने का मामला है, आप इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ कि ये आवाज नहीं आ रही रहीमुल्लाह यूसुफज़ई जी ठीक है, दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। जी फारूक साहब कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ,
तो वो मैं बता रहा था कि जब ये केपीके की जम हो जाएगा तो केपीके में जनरल नशिस्तें जो है बराह रास्त इंतखाब से आने वाली वो 18 नशिस्तों का इजाफा होगा, जबकि ख़वातीन की 4 मखसूस नशिस्तें और एक अकलियत की। तो अगर आप ये देखें कि वो पूरा एरिया और वो आबादी इतनी है कि उसको जब सूबाई असम्बली में लेके आता है तो कुल 18 नशिस्तें बनती हैं। तो क्या 18 नशिस्तों वाले एरिया में एक सूबा कायम किया जा सकता है? क्या वो इंतज़ामी तौर पर या माशी तौर पर यह मुमकिन हो सकेगा कि एक आपका वज़ीर आला बन जाए, एक आपका स्पीकर बन जाए, एक आपका डिप्टी स्पीकर बन जाए? 18 से 3 तो चले गए, 15 लोग रह गए, 15 में से बाकी कितने रह जाएंगे? कौन सी अपोजिशन होगी, कौन सी हुकूमत होगी? और सारे जो महकमे हैं किसी भी सूबे को चलाने के लिए 40 से 50 महकमे हैं, तो जो आपके मुंतखब नुमाइंदे ही कुल 18 होंगे तो वो कैसे बन सकेगी? और फिर दूसरी बात यह है कि ये इंतज़ामी मामला जो है हमेशा पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी के जरिए हल हुआ करते हैं। उसके इंतज़ामी मामलात और ये कानून साजी के मामला रेफरेंडम नहीं हुआ करते। रेफरेंडम तो उन इलाकों में हुआ करते हैं जैसे 1947 में उस वक्त के सूबा सरहद में हुआ था कि आया वो पाकिस्तान में साथ जाना चाहते हैं या व्हाट्सएवर। इसी तरह कश्मीर में प्लेबिसाइड का मसला है। तो ये अच्छा, जो है उनकी तजवीज़ जो है वो मुनासिब नहीं है। तो रेफरेंडम इस मामले में ठीक है, मुनासिब नहीं है। आपका ये मौकिफ सामने आया। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब से भी उनका मौकिफ जानते हैं, वो क्या इस बारे में राय रखते हैं। रहीमुल्लाह यूसुफ साहब, आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? और हम ये बात कर रहे हैं कि आया रेफरेंडम जो है वो करवाना चाहिए, ये कहीं मामले को ताखीर का शिकार तो नहीं कर देगा? और फारूक फैसल साहब ने भी ये बात कही कि पार्लियामेंट के पास कुल इख्तियार होता है, तो पार्लियामेंट ये फैसला कर सकती है। आपका तज्जिया और आपकी राय इस पर क्या कहती है रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब? मेरी जाती राय तो ये है कि यही एक सबसे बेहतर ऑप्शन है कि फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में शामिल किया जाए। पहले ही आपस में जुड़े हुए हैं, इनका सारा एक दूसरे के ऊपर काफ़ी इन्हिसार है। फाटा के लिए एक सूबे के तौर पर सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ये जो आपने बात की रेफरेंडम वाली, या मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकज़ई की जो बात है वो रेफरेंडम चाहते हैं, तो आप देखें कि अगर आपने फाटा के अवाम की राय लेनी है तो उसका कोई तरीका निकाला जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि रेफरेंडम हो, वहाँ पे जिरगे हैं, उनके मुंतखब नुमाइंदे हैं, तो उनके ज़रिए भी राय ली जा सकती है। रेफरेंडम अगर हो तो बेहतर होगा ताकि आवाम की राय सामने आए। लेकिन शायद रेफरेंडम हुकूमत इसलिए नहीं करवाएगी कि फिर इस तरह के मुतालबात कराची में होंगे, सूबे के लिए सराइकी बेल्ट में होंगे और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हज़ारा में होंगे। मेरे ख्याल में हुकूमत उससे बचने के लिए नहीं चाहेगी कि वहाँ पे कोई रेफरेंडम हो। लेकिन अगर कोई जमहूरी तरीका हो तो उसमें कोई मेरे ख्याल में बुराई नहीं है। अलबत्ता ये है कि यही एक बेहतर ऑप्शन है मेरे ख्याल में, और फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में शामिल होना चाहिए। ये उसके मुस्तकबिल के लिए बेहतर होगा। सही, ठीक है। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। लतीफ चाई साहब, आपसे भी बात करना चाहूंगी। जैसे रहीमुल्लाह यूसुफजई कही कि अगर फाटा में रेफरेंडम होता है, सियासी मुस्तकबिल के हवाले से फैसला किया जाता है, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा के हज़ारा डिवीजन के मामले में भी ये बात होगी, जुनूबी पंजाब और कराची में भी कई सूबे बनाने के हवाले से भी ये मुतालबात सामने आ सकते हैं और एक नया पेंडोरा बॉक्स भी खुल सकता है। आपके नज़दीक क्या ऐसा ही होगा या नहीं है पॉसिबिलिटी ऐसी इन फ्यूचर? ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लतीफ चाई साहब, ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आप इन डिटेल आंसर दीजिएगा। आफ्टर दिस ब्रेक हम आपको ज्वाइन कर रहे हैं। खबर के साथ में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। लतीफ चाई साहब, आपसे मैंने सवाल किया था कि क्या मुस्तकबिल में अगर रेफरेंडम यहाँ पर करवाया जा सकता है तो मुख्तलिफ जगहों से भी मुतालबात आ सकते हैं, जिसमें जुनूबी पंजाब का जिक्र किया, कराची का जिक्र किया, तो क्या ये भी मसला हो सकता है इन फ्यूचर, तो रेफरेंडम नहीं होना चाहिए? नहीं, इस हवाले से देखें, मैं जो एक तो सीधी सी बात है कि पाकिस्तान का जो आइन है उसके अंदर ले डाउन है चीज़ें कि नया सूबा कैसे बनाना है। ये कोई ऐसा मसला नहीं है। ट्राइबल एरिया का जो स्टेटस है उसको कैसे तब्दील करना है ये आइन में दर्ज हैं। ये हम कोई ऐसी बात नहीं हवा में नहीं कर रहे कि पहली दफ़ा हो रहा है। हाँ, ये रेफरेंडम दर्ज नहीं है, आइन में रेफरेंडम दर्ज नहीं है। अगर रेफरेंडम करवाना है, अगर फजलुर रहमान कहते हैं कि जी रेफरेंडम होना चाहिए, तो वो पार्लियामेंट में अक्सरियत लेके आ जाएं, वहाँ पे अपनी वो तरमीम करवा के तो उसके बाद रेफरेंडम करवा लें। एक सीधा सा जवाब तो उसका ये है। अगर नया सूबा बनाना है, मिसाल के तौर पर कराची वाले कहते हैं सूबा बनाना है, साउथ पंजाब वाले कहते हैं सूबा बनाना है, या हज़ारा वाले कहते हैं सूबा बनाना है, तो सूबा नया बनाना भी कोई वो बुराई वाली बात नहीं है। दुनिया में सूबे भी बनते आए हैं, कोई इसमें कोई लड़ाई झगड़े वाली भी बात नहीं है। लेकिन उसका आइन के अंदर एक तरीकाकार तय है
कि सूबाई असम्बली 2/3 अक्सरियत से वो पास कर ले बिल अपना। सिंध असम्बली अगर कराची को अलग सूबा बनाना है तो सिंध असम्बली 2/3 अक्सरियत से करारदाद पास कर ले, उसके बाद पार्लियामेंट कौमी असम्बली के अंदर चली जाएगी, वो पास हो जाएगी। तो रेफरेंडम की गुंजाइश नहीं है, रेफरेंडम खराब करने वाली बात है। जी जी ठीक है। और फारूक फैसल साहब ने भी यही बात की थी, आप भी वही बात करें कि देखिए पार्लियामेंट के पास, रुकिएगा फारूक फैसल साहब, पार्लियामेंट के पास इख्तियार है और पार्लियामेंट ही ये काम कर सकते हैं। मुझे अगले मौजू की जानिब भी बढ़ना है। फारूक फैसल साहब काइंडली आप कंक्लूड कर लीजिएगा क्विकली, उसके बाद वजीर आजम की मुलाकात की भी बात कर। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान इंतहाई ज़ीरक और कामयाब सियासतदान है। वो खुशी हो या गमी हो, कोई भी मौसम हो, वो अपने लिए, अपनी जमात के लिए, अपने लोगों के लिए इख्तलाफी नोट देकर कुछ ना कुछ हासिल करने की सियासी तौर पर कोशिश करते हैं और उन्हें भी पता है कि वो रुकावट नहीं पैदा कर सकते। उनका वो हुकूमत के हामी है, उनका एक बंदा जो है वो वफाकी वजीर है। अगर उनको इख्तलाफ है हुकूमत की इस पॉलिसी से, काबीना ने इसकी मंजूरी दी थी, वो अपने बंदे को वजारत से बाहर निकाल लें और हुकूमत की मुखालफत कर लें। ये सारा जो जोर है, ये नई तजवीज़ जो है वो आइंदा आने वाले इलेक्शनों के लिए और कुछ ना कुछ पेशबंदी की जा रही है, इसको इस तरह देखा जाए। सही है। अच्छा, अब अगली खबर की जान, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से पहली मुलाकात रवां हफ्ते सऊदी अरब में मुतवक्के है। और आपको बताते चले अपने नाज़रीन को कि समिट हो रहा है, नवाज शरीफ उस समिट को अटेंड करने के लिए पहुंच रहे हैं सऊदी अरब में और वहां पर 21 ममालिक के सरबराहान शिरकत करेंगे और 20 मई को वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी रियाद पहुंच रहे हैं। दीगर ममालिक के सरबराह भी वहां पर मौजूद होंगे। तो कैसे देख रहे हैं आप लतीफ़ चौधरी साहब की मुलाकात आया होती है या नहीं हो पाती, क्योंकि अभी तक तारीख, टाइम, इन सारी चीजों को रिवील नहीं किया गया है। और ये मुलाकात अगर होती है तो किन किन उमूर पर तबादला ख्याल हो सकता है इस मुलाकात में और क्या होगा? अगर तो हम उसको फर्ज कर लेते हैं कि अगर मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो जाती है मियां साहब की, तो यकीनन ये एक बड़ी अहम मुलाकात होगी। जैसे ट्रंप की इंतज़ामिया ने कश्मीर के हवाले से भी उनकी तरफ से ऐसे इशारे मिले कि मकबूजा कश्मीर के हवाले से वो नई इंतज़ामिया कोई अपना रोल प्ले करना चाहती है। तो इस हवाले से मियां साहब अगर कोई ऐसा मौका बनता है तो उसमें यह भी बात आ सकती है। उसके बाद जो दहशत गर्दी का मामला है, क्योंकि अमेरिका का जो मामलात हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, उस हवाले से भी बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। हमारे जो सी पैक के मसले हैं उन पे भी बड़ी मामलात हो सकते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये अच्छा मौका है पाकिस्तान को, बल्कि मेरा ख्याल है कि लॉबिंग करनी चाहिए, कोई ऐसा टाइम, कोई ऐसा मौका निकल आए जहां दोनों जो ये लोग डोनाल्ड ट्रंप और मियां साहब के दरमियान कोई मुलाकात हो जाए और वो फ्रूटफुल मुलाकात हो। क्योंकि कॉन्फ्रेंसों के मौके पे अमूमन हेलो हाय तो हो जाती है, ये कोई ऐसा वो मसला नहीं होता, लेकिन अगर मुलाकात हो तो वो एक फ्रूटफुल तरीके से हो। डोनाल्ड ट्रंप इंतहाई पाकिस्तान के लिए अहम है, उनके साथ मियां साहब का राब्ता होना बहुत ज़रूरी है। हम सी पैक में जा रहे हैं, चीन की तरफ जा रहे हैं। तो अच्छा, पहले भी कोशिशें हो रही थी कि मुलाकात होगी, लेकिन वो मुलाकात फिर उस तरीके से नहीं हुई। डॉक्टर हसन अस्करी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। हसन अस्करी साहब, वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मुलाकात होने जा रही है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से, और ये मुलाकात कितनी अहम है, आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, ये अहम इसलिए हो जाती है कि पहला बराह रास्त कॉन्टेक्ट होगा हाईएस्ट लेवल पे पाकिस्तान गवर्नमेंट और अमेरिकन गवर्नमेंट का, नए एडमिनिस्ट्रेशन का और खासकर नवाज शरीफ साहब का और ट्रंप का पहला जो है राब्ता है। और जाहिर है ये महदूद सा राब्ता होगा, प्लेजेंट्री एक्सचेंज होंगी, जर्नल किस्म की बातें होंगी, क्योंकि जो तफासील होती हैं, खासकर जो ट्रंप का स्टाइल है वो तफासील में नहीं जाता, तफासील में उनका स्टाफ जाता है। अब हमें नहीं मालूम कि उनके साथ कोई साउथ एशिया का स्टाफ होगा और स्टाफ के लेवल पे पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की मीटिंग होगी। सिर्फ आप ये कह लीजिए कि एक बराह रास्त मुलाकात होगी, जो कि हमारा अंदाजा है कि प्लेजेंट ही मुलाकात होगी। अच्छा, ब्रेक मुझे लेने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हसन अस्करी साहब से भी मैं जानना चाहूंगी, फारूक फैसल साहब से भी और लतीफ चौधरी साहब से भी, कि मुलाकात के अंदर क्या इस बारे में भी गुफ्तगू करनी चाहिए कि जो खित्ते का अमन है, खास तौर पर जो भारत की मुदाखलत है अफगानिस्तान के अंदर, उस बारे में भी आगाह करना चाहिए वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, अमरीकी सदर को। साथ साथ कुलभूषण का भी मामला है, दहशत गर्दी के भी मामला थे, इन तमाम चीज़ों पर भी इस मुलाकात में डिस्कशन होगा या नहीं होगा, इस पर हम तज्ज़ियाकारों की राय जानेंगे। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। हसन अस्करी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, दीगर मेहमान भी मौजूद हैं। बात कर रहे हैं वजीर आजम नवाज शरीफ की मुलाकात होने जा रही है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से और मुतवक्के है ये मुलाकात। तो हसन अस्करी साहब, मैं जानना चाह रही थी कि क्या इन तमाम उमूर पर भी बातचीत हो सकती है? वजीर आजम या मोहम्मद नवाज शरीफ को उनको आगाह करना चाहिए इस वक्त इस मुलाकात में कि जो खित्ते का अमन है या जो भारत की अफगानिस्तान में मुदाखलत है, कुलभूषण का मामला है, दहशतगर्दी के मामला हैं, वो जेर गौर होंगे इस मुलाकात में या बहुत सतही से मुलाकात होगी? देखिए, इस किस्म की मुलाकात का कोई एजेंडा फिक्स नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि कितना टाइम वहाँ अवेलेबल होता है दोनों को मुलाकात का, और उसमें नवाज शरीफ साहब खुद अपनी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हुए ये कह सकते हैं कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए उन्होंने एक ऑफर की थी कि एक रोल अदा कर सकते हैं, तो उससे वो बात करेंगे। तो फिर अगर बात का सिलसिला आगे चला तब जाके ये बातें होती हैं। इस लेवल पे जो मीटिंग होती है उस पे बगैर तैयारी के तफासिल में नहीं जाया जा सकता, और खासकर ट्रंप जो है जिसको तफासिल का पता ही कुछ नहीं है, आमतौर पे ये रिलाय करता है अपने स्टाफ पे, यानी वो स्टाफ जो साउथ एशिया को जो है वो डील करता है वो तफसील में जाता है। सिर्फ ओवरऑल इंडिया पाकिस्तान रिलेशन का चूंकि उसको पता है, लिहाजा उस पर अगर बात होगी तो पॉजिटिव जवाब उसकी तरफ से, यानी वो जो है प्रेसिडेंट की तरफ से अमेरिका के आएगा। और जैसे आप बात करें, वो इतने ज्यादा डिटेल में नहीं जाते और अपने स्टाफ पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, तो वो बात भी फिर सामने आ जाती है कि ट्रंप ने जब इलेक्शन वो जीते थे पाकिस्तान को, उन्होंने कहा था कि एक बड़ा ही शानदार मुल्क है, जबकि 2011 में डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था कि पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं है। तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन उनके दीगर बातों में भी पाया जाता है और यहाँ पर पाकिस्तान के हवाले से खास तौर पर है। तो फारूक फैसल साहब और लतीफ चौधरी साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस मामले को? पहले फारूक फैसल साहब से बात कर लेते हैं, फिर लतीफ चौधरी साहब की जाने में बढ़ूंगी। देखें, ये जो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात है ये पाकिस्तान की और हुकूमत पाकिस्तान की ख्वाहिश है, उनके शेड्यूल में नहीं है। देखना ये है कि डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब क्या करने आ रहे हैं। वो आ रहे हैं यूएस अरब इस्लामिक समिट में। बेसिकली अरब ममालिक के जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी समिट हो रही है। अब चूँकि पाकिस्तान का एक ख़ास मुकाम है और सऊदी अरब हमारा भाई भी है और वो भी रूनुमाई कराना चाहता है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और फिर जो सऊदी अरब की क़यादत में जो 41 ममालिक का अस्करी इत्तेहाद बना और उसकी जो फ़ौज की क़यादत है उस फोर्स की वो पाकिस्तान के पास है, इसलिए पाकिस्तान की अहमियत जो बढ़ जाती है। और जो पाकिस्तान ने इस सारे इत्तेहाद बनाने में जो सऊदी अरब की मावनत की है उसका सिला चुकाने के लिए सऊदी अरब हुकूमत की भी ख्वाहिश है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की और अमेरिकी सदर की मुलाकात हो। जैसे डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि ऐसी मुलाकातों में जिसमें किसी साइड लाइन मुलाकात में तफासिल तय नहीं हुआ करती तो एक मौका होता है सिर्फ तारफ़ का। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे आगे कोई बात बढ़ सकेगी। पहले तो बात यह अभी तक ये कंफर्म ही नहीं हो सका। पाकिस्तान का सफारत खाना, अमेरिका में भी पाकिस्तान का सफारत खाना और दफ्तर खारजा भी और सऊदी अरब में भी वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा टाइम मिल जाए जिसमें कुछ देर की मुलाकात हो जाए और ताकि दोनों सरबराहान मुमलकत की जो है वो आपस में एक तारफ हो जाए ताकि आगे आने वाले दिनों में किसी इजलास में वो बात को आगे बढ़ा सकें। जी ठीक है, लतीफ चौधरी साहब आपकी इस बारे में क्या राय? मेरी राय तो ये है कि वहाँ पे अगर इनके दरमियान एक हल्की फुल्की मुलाकात भी हो जाती है तो एक जो बॉडी लैंग्वेज होती है दोनों बंदों के दरमियान, जो दो सरबराहाने, एक वज़ीर आज़म है वो प्रेसिडेंट है, तो उनके दरमियान जब मुलाकात होगी तो अगर होती है तो जो बॉडी लैंग्वेज है उससे एक बड़ा जेस्चर मिलता है कि एक खुशगवार मूड में मिलते हैं, चेहरों पे तनाव है या वो किस तरीके से एक कैमरे को फेस करते हैं, उससे मैसेजिंग लोगों को और जो पावर कॉर्नर्स होते हैं उनको एक मिलती है। यहाँ पे मुलाकात वज़ीर आज़म के लिए मेरा ख्याल है कि बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि वो चीन गए हैं और इस हवाले से अगर वो डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात उनकी होती है तो उनके लिए एक इंटरनेशनली एक इमेज बिल्डिंग उनके लिए बहुत बेहतर होगी और इंडिया के हवाले से भी एक मैसेज जाएगा कि हम अमेरिका के साथ या डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक खुशगवार मूड में किसी और मौके के ऊपर कोई अहम बातचीत भी हो सकती है, क्योंकि बहरहाल हमने अमेरिका के साथ रिलेशनशिप रखने हैं और टेररिज्म की जंग को एक अंजाम तक पहुंचाना है, उसके साथ हमने लड़ाई तो नहीं करनी। और नए सदर के साथ और जिस किस्म के उनके मजाज हैं, जो रिपोर्टें उनके हवाले से मीडिया के हवाले से वो आती हैं, जो हमें तो एक जेस्चर और यही मिलता है पाकिस्तान में कि शायद वो कोई इतने ज़्यादा ज़हीन नहीं है या वो इतने
संजीदा नहीं है बहुत से मामला पे। मेरा इससे ज़रा ख्याल मुख्तलिफ है। मेरा ख्याल है कि वो बड़ा ही वॉज अ वेरी शरूड पर्सन। उनकी जो पूरी ज़िंदगी बताती है, जिस तरीके से उन्होंने एक मुकाम हासिल किया और जिस तरीके से उन्होंने प्रेसिडेंटशिप हासिल की, तो इससे उनको ईजी नहीं लेना चाहिए किसी भी मामले के अंदर। मेरा ख्याल ये है। ठीक है। अच्छा, हसन अस्करी साहब से मैं ये जानना चाह रही हूँ, हसन अस्करी साहब, वैसे तो आपने कहा कि ये बहुत सतही सी मुलाकात हो सकती है, इन डिटेल सेशन नहीं होते इस तरह की मुलाकात में, और जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप के मिजाज पर भी आपने बात की है, तो एक तो सतही सी मुलाकात होगी, लेकिन क्या फर्दर ऑन या डिटेल में एक मुलाकात इस मुलाकात के बाद तय पा सकती है कि टाइम सेट हो जाए, एक और इसके बाद मुलाकात हो जिसमें वजीर आजम CPEC पर भी उनसे बात करें, कश्मीर का मसला भी हो, कुलभूषण भी हो, तो यकीनन एक रिलेशनशिप अगर बिल्ड करने की बात कहें तो वो ये मुलाकात उस चीज के लिए मुआविन साबित हो सकती है आपके नजदीक, हसन साहब? देखिए, ये तो उसी सूरत में है ना कि नवाज शरीफ साहब को अमेरिका जो है आने का इनविटेशन मिले। दूसरा जो ज्यादा इम्कान है इनविटेशन की निस्बत, वो जो इम्कान है कि अमेरिका के सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो पाकिस्तान विजिट करें। अभी तक सिर्फ उनके एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए हैं पाकिस्तान में, अब उसके अलावा नहीं आए लोग। तो उसमें डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो व्हाइट हाउस की है, उसके सीनियर ऑफिशियल्स के साथ जब मीटिंग हो जाएगी तो उसके बाद फिर मीटिंग जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ यूजफुल हो सकती है। मसलन कि सितंबर में जब UN का सेशन होता है, उस वक्त नवाज शरीफ साहब वहां जाते हैं, तो वहां अगर वहां मुलाकात हो जाए ट्रंप के साथ न्यूयॉर्क के अंदर या वॉशिंगटन में, वो फिर उसको हम ज्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट समझेंगे। तो यहाँ तो आप ये समझिए कि एक सिलसिले का आगाज होगा हाईएस्ट लेवल पे, इससे ज्यादा आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए। चलें, ये भी अच्छी बात है कि सिलसिले का आगाज होगा, पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुक बेहतरी की तरफ बढ़ें और जो खित्ते का अमन है वो खास तौर पर उसके बारे में भी बातचीत होनी चाहिए। अब देखना है कि आखिरकार इस मुलाकात में क्या होता है और आखिरकार ये मुलाकात होती भी है या नहीं हो पाती। रमशा कमल को दीजिए इजाजत, कल फिर दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।